इस केदारनाथ सिंह कविता सम्मान के निमित्त केदार जी के दो अनन्य मित्र गोरखपुर से रामदेव शुक्ल ने और दिल्ली से विश्वनाथ त्रिपाठी ने शुभकामना संदेश भेजा है, जिसमें श्रीकांशु यशस्चंद्र की उपस्थिति में इस सम्मान के मिलने के खास मायने है, इसको रेखांकित किया है। रामदेव जी वाला तो फेसबुक पर शायद लगा भी है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के विषय में उनका भी जिक्र है। और विश्वनाथ जी ने बहुत भावुक ढंग से आ पाने की अपनी असमर्थता को उसमें यह किया है और केदार जी से अपने रिश्ते को याद किया है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनकी उपस्थिति का एक खास मायने है, जिसका जिक्र रामदेव जी ने भी किया है। दरअसल जैसे भारत व्याकुलता के दौर में हिंदी व्याकुलता भी बढ़ी है, और इसी व्याकुलता में किसी ने कभी बंबई में कहा था कि हिंदी एक समुद्र की तरह है और सारी भारतीय भाषाएं नदियों की तरह है, आकर के उसमें मिलती हैं, जिसका आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने कड़ा प्रतिवाद किया और ठीक किया। कहा कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि कोई भी भाषा नदी की तरह नहीं होती, कोई एक भाषा समुद्र की तरह नहीं होती। जिस पर उनको साहित्य अकादमी मिला, जटायु, उस मिथकीय पात्र को जटायु को लेकर के मनुष्य और मनुष्यता की एक संघर्ष यात्रा और उसमें प्रकृति के भावपूर्ण चित्र से पूरा जटायु भरा हुआ है। वनमाम विविध वनस्पतिम एनी नोखी नोखी मजा, विविध रसों की लिहान लो तो ए मां नहीं पाप नहीं सजा। श्रीकांशु यशस्चंद्र ने नाटकों की और रंग की एक परंपरा पर बात करते हुए कविता, भाषा, संस्थाओं के लिए कहा है कि मूल बात यह है कि विशेष को मिटाए बिना सामान्य अथवा साधारण की रचना करने की भारतीय क्षमता है, उसका जतन होना चाहिए। भाषा के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, कविता के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से, सृजन कर्म के माध्यम से, कला के माध्यम से, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजसत्ता उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने वाली सम्मोहक वाग्मिता के छल पर टिकी हुई धन सत्ता और आत्ममुग्ध असहिष्णु विचार सरणियों से नियंत्रित होती भारतीय क्षमता को बचाते हुए उसका संवर्धन होता रहे, इस चिंता के वाहक श्रीकांशु यशस्चंद्र का भावबोध है कविता में। तो जाहिर सी बात है कि उनकी उपस्थिति का एक खास मायने है, और उसी आदर और सम्मान के साथ इस बड़े दायित्व के लिए मैं मुख्य वक्तव्य के लिए आदरणीय श्रीकांशु यशस्चंद्र को डायस पर आमंत्रित कर रहा हूं। सभा के अध्यक्ष अरविंदाक्ष जी, मेरे दो अति प्रिय कवि आलोचक अरुण कंवल जी और चंद्रकांत पाटिल जी, संदीप जगताले और रंजित, हम सबको यहाँ सदानंद शाही जी ने एकत्रित किया है, तो दो नव कवियों का स्वागत करने के लिए और एक बहुत बड़े कवि की स्मृति के लिए। लेकिन यहाँ आते आते जो मुझे इसकी विशेषता लगी, तो केदारनाथ जी की, तो यह है कि हम कौन से नगर में एकत्रित हुए हैं, जो नगर के नाम में ही बहुवचन है, वाराणसी। बहुत कम शहर, बहुत कम
भारत में इसके नाम में ही अनेकता का बोध है। वाराणसी और ये गंगा नदी, गंगा तो कहते हैं, लेकिन कौन सी नदी है? ये त्रिपथा नदी है। एक पथा नदी तो बहुत सी होती है, लेकिन जिस नदी के तट पर हम आए हैं वो त्रिपथा है। केवल त्रिपथा नहीं, उसके साथ एक संगम का भाव आया, त्रिवेणी संगम। तो ये अनेकता का जो उल्लास है हमारे मन में, सब भारतीय के मन में, ऐसा कोई भारतीय नहीं है कि जिसके मन में अनेकता का उल्लास न हो सकता है कि उल्लास का रास कभी कभी हो, और अपने इतिहास में बहुत बार ऐसे दौर आए हैं जहाँ वो विविधता का रास होता और फिर से वो प्रफुल्लित बनता है। जब मैं केदारनाथ जी का स्मरण करता हूँ तो इसमें ये हमारा जो जुझारूपन है, ये जो हमारी शक्ति है, अनेक प्रलयों के बाद भी फिर से पुनरुत्थान होता है। मेरे मन में आज के भारतीय कवियों में जो बहुत थोड़े ऐसे हैं, केदारनाथ जी जैसे, जिसकी कविता के भीतर और जिनकी सोच के भीतर और जिनकी व्यक्तिता के भीतर ये बहुलता का उल्लास, बहुलता की क्षमता और बहुलता ही जो दे सकती है ऐसी युत्सा जिंदगी हो। रैदास के स्थान में हम आए हैं और मैं गुजरात से आया, लेकिन देखो रैदास का आशीर्वाद मीराबाई को मिला और मीराबाई का आशीर्वाद गुजरात को मिला। तो वाराणसी से द्वारिका तक की यात्रा तो ऐसे ही होगी। अभी महाराष्ट्र से कितने अच्छे एक नए कवि आए हैं, यहाँ मिला उससे पहले ही उनका काव्य संग्रह कई, ये कुछ था ही नहीं है ऐसा सम्मान का, तो सब तब से ही उनका काव्य संग्रह मेरे पास है। क्योंकि मैं गुजराती हूँ, बम्बई में रहने वाला था और हूँ भी, तो मराठी भी मेरी मातृभाषा है, तो गुजराती ही नहीं। और खूबी तो ये है कि उन्होंने चक्रधर स्वामी का उल्लेख किया 2-3 बार पैठण वाले। तो चक्रधर स्वामी का तो जन्म ही हुआ था गुजरात में, दक्षिण गुजरात में, और वो वैराग्य लेकर निकल पड़े वो कन्याकुमारी जाने के लिए। लेकिन बीच में महाराष्ट्र आया तो चक्रधर स्वामी को लगा कि मुझे गुजरात भी वापस नहीं जाना है और कन्याकुमारी भी नहीं जाना है, ये पैठण ही ठीक है। तो ऐसे एक नगर के ये हमारे आपसी संबंध है गुजरात के और महाराष्ट्र के। हिंदी तो हम गुजरात में उसे और जगह भी साधुकड़ी भाषा कहते हैं। तो हिंदी पूरे भारत में या भारत से बाहर भी जो पहुंची है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के माध्यम से नहीं पहुंची है और बड़ी बड़ी रेलगाड़ियों में भी नहीं गई है। हिंदी अगर भारत में पहुंची है तो अब तक 2 पैर पर चलती चलती पहुंची है। गुजरात तक की तो साधुकड़ी भाषा है, चलती चलती आती है और हमारे बीच एक होकर बस जाती है। सरदार पटेल की हिंदी सुनी हो तो पता लगे कि गुजराती कैसे हिंदी बोल सकता है, क्योंकि कभी कभी तो उसका
पंडित नेहरू के लिए अनुवाद भी करना पड़ता होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो हिंदी की विशेषता ये है। तो आज केदारनाथ जी से लेकर जो कविता चली है, नई भारतीय कविता, तो नई भारतीय कविता का आज प्रसंग है। अंचित और संदीप दोनों की कविता में विस्थापन की बात है। मेरा घर कहाँ है मुझे मत पूछो, क्योंकि वो तो पानी के नीचे चल रहा है। तो मूल स्थान ही निकल गया। ऐसे विस्थापन की बात है। मुझे लगता है कि आपको मेरा आवाज ऐसे ही ठीक लगता है। गोदावरी आ जाती संदीप जी के। और अंचित ने कहा कि एक आंख टूट जाए, फूट जाए, तो भी दूसरी आंख है, देख सकते हैं, लेकिन वो फूटी हुई आंख हमें याद आती है। तो दोनों का जो स्वर है, तो विस्थापन के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, ये जो वजूद को हटाकर, इन स्पाइट ऑफ, ये जो युत्सा है भारत में, उसकी ये कविता है। तो युत्सा कैसे आती है? ये कविता कहां से आती है? ये जो जगत है, भारतीय जगत, इसे हम किस तरह से देख सकते हैं? नरसिंह मेहता की एक कविता में इसकी बात आती है। आपसे भी छूटा होगा, या तो आपकी उम्र का जब होगा नरसिंह, तो वो घर से भाग गया, क्योंकि कुछ काम करता नहीं था, तो लोग ताना मारते थे कि ये क्या है, तो घर से भाग गया। भागकर एक अपूज शिवलिंग था, कोई भी शिवलिंग नहीं, अपूज शिवलिंग। तो अपूज शिवलिंग को बस लेकर बैठ गया और 7 दिन 7 रात रोता रहा। तो शिव प्रकट हुए और कहा, क्या चाहिए तुझे? तो नरसिंह सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे कुछ चाहिए नहीं था। तो अद्भुत पंक्ति है नरसिंह की खुद की है। वो शिव को कहता है, तमने जे वल्लभ, आपको जो प्रिय है, ने अति दुर्लभ और अति दुर्लभ है। 2 शर्त उन्होंने लिखी, आपको जो प्रिय है तो आपको भी कभी कभी नहीं मिलता है, वो जो है वो मुझे दीजिए। मुझे जो प्रिय है वो भी नहीं चाहिए, आपको क्या प्रिय है, लेकिन आपको तो बहुत प्रिय हो सकते हैं, लेकिन आपको भी जो दुर्लभ है वो। तो फिर शिव नरसिंह को दिव्य ब्रज में ले गए कृष्ण और राधा का रास देखने के लिए। तो कृष्ण को देखकर अच्छा लगा कि चलो अच्छा गया, शिव का भक्त है, लेकिन राधा को अच्छा नहीं लगा और कहने लगी कि मर्त्य लोक का, मृत्यु लोक का जो नाश पाता है, ऐसे आदमी को यहाँ क्या लाया? तो कृष्ण ने कहा, जरा देखो, एक काम के लिए बुलाया है। तो क्या काम है? कि भाई थोड़ा प्रकाश कम हो जाएगा चांदनी का, तो मशाल इसके हाथ में देते हैं। फिर जलती हुई मशाल नरसिंह के हाथ में दी, तो नरसिंह तो जलती हुई मशाल लेकर देखता रहा रास लीला। लेकिन वो मशाल जलती 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 और दूसरे हाथ में तेल था, तेल की टोपी थी, जलती जलती और हाथ भी दिख गया और हाथ जलने लगा। तो उसको पता नहीं लगा कि मशाल जलती है या हाथ जलता है। तो हाथ जलता था, उसके प्रकाश में भी देखा। तो फिर कृष्ण ने हंसकर राधा की ओर देखा और कहा कि समझ गई इसको क्यों बुलाए, ये कवि है। कवि ये है कि जिनके हाथ में दी गई जो मशाल है, हमारे वाल्मीकि ने जो दी है, व्यास ने जो दी है, वो मशाल तो है, लेकिन क्या वो मशाल लेकर ही आप घूमते हो और फिर कहते हो वो तेल बहुत महंगा हो गया तो थोड़ा सस्ता तेल लाओ? ऐसा नहीं है। वो मशाल तो जलती है, लेकिन इसके बाद कालिदास का भी हाथ जलता है।
उसके बाद तुलसीदास और कबीर का भी हाथ जलता है, और अंदर से अपने हाथ के जलने से अंदर से जो प्रकाश आता है उसमें ही व्यास और वाल्मीकि की कविता से विभिन्न, ऐसी कालिदास की कविता आती है, भास का नाटक आता है, और उससे विभिन्न तुलसीदास और कबीर और नरसिंह की कविता आती है, चक्रधर स्वामी की, विभिन्न है। और इस तरह से मैं तो केदारनाथ सिंह जी को बहुत दशकों से स्नेह उनका मिला है मुझे, लेकिन उनमें एक हठीलापन था, और ये हठीलापन ये था कि आप जो मुझे टॉर्च दोगे, आप जो मुझे, जिसे गुजराती में हम समझण कहते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग, आप जो मुझे आइडियोलॉजी दोगे वो मैं नहीं लूँगा, वो लूँगा, लेकिन बाद में नरसिंह वाला हाथ मेरे पास है, खुद जलने वाला, खुद प्रकाश देने वाला। तो ये स्वयं प्रकाश, ऐसा जो हम कहते हैं कविता को, तो ये स्वयं प्रकाशिता की बात आज पहले से भी अर्जेंट हो गई है पूरे भूमंडल में। पूरे भूमंडल में कोई चाहता नहीं है, पहले तो केवल सोवियत यूनियन में था, तो वो आइडियोलॉजी जो देते थे उसके अनुसार लेखक लिखते थे, उसमें कुछ नहीं आया, उसमें से पास्टरनाक आया जलने वाला, उसमें से सोल्जेनित्सिन आया जलने वाला। कम नसीबी तो ये है कि हर जगह ऐसी विभिन्न आइडियोलॉजीज हमारे समय में आती है और कहती है कि खबरदार अपना हाथ जलाया तो हमारी मशाल हाथ में दो। कवि के हाथ में किसी और की मशाल तब तक नहीं सुहाती जब तक उसका हाथ जलता नहीं। हिरार जी को ये कविता में है ना, कौन बताएगा मुंद से आंसू कितना भारी है, तो वो तो अपने हाथ में लो तभी कितना भारी है वो पता चलता है। ये जो खुद के क्या कहते हैं स्वातंत्र प्रीति है वो हमारे समय में, और हम तो एक 80 घाट के पास 80 वाले हो गए हैं, लेकिन आपको तो कितना समय आगे ले जाना है, कितनी नदियाँ आएगी और कितने शहर डूबेंगे, वो क्या कौन कह सकता है, कितनी आंखें फूटेगी। ये आँख की बात आपने बहुत अच्छी कही, हाथ की भी बात की है आपने, वो दोनों अंग अच्छे चुने हैं। तो ये जो है आँख और हाथ और अपना नगर, और अपना नगर भी वाराणसी जैसा बहुलता वाला। गंगा तो सबकी माता है। भारत में कैसा कौन सा एक देहात भी होगा या तो महानगर भी होगा जिसके गुसल खाने में जहाँ से भी पानी आता हो, लेकिन नहाने वाला कहता होगा कि गंगा स्नान करते हैं। गंगा नदी तो हर लोटे में आ जाती है, हर घर में आती है, तो वो अलग है गंगा नदी। या हम जो देख रहे हैं वो तो है ही, लेकिन एक अलग भी गंगा नदी है, वो त्रिपथा नहीं बहुपथा है। तो एक बहुपथा नदी और ऐसे नगर जिसमें मुझे बुलाया तो मैं सचमुच धन्यता का भाव अनुभव करता हूँ। मेरे परम मित्र के सम्मान में ये कार्यक्रम है स्मृति में, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके जैसे मेरी आवाज़ में भी नहीं आ जाती है और आप सब